आपने कभी गौर किया है अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है और किसी टेररिस्ट को अगर जिंदा पकड़ लिया जाता है उसके बाद भी उसको सजा देने में एक बहुत लंबा चौड़ा वक्त लग जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला तो आपको याद होगा। ये हमला हुआ था 2008 में और इस दिल दहलाने वाले आतंकवादी हमले में अजमल कसाब नाम के एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया गया था, पर उसको फांसी की सजा दी गई 2012 में। इतना लंबा वक्त लगा जबकि उसके खिलाफ सारे सबूत थे, वो अपना थे और अपने क्राइम को कन्फेस भी कर चुका था। निर्भया केस, जिसमें एक चलती बस में एक लड़की के साथ बहुत घिनौनी तरीके से दरिंदगी की गई थी। 72 घंटे में दिल्ली पुलिस ने सारे कन्विक्ट्स को पकड़ लिया था, सारे सबूत उनके खिलाफ थे। उसके बाद भी इस 2012 के गैंगरेप केस में जो कन्विक्ट थे उनको फांसी की सजा दी गई 2020 में। आखिर इतना डिले क्यों होता है जबकि सारे सबूत खिलाफ होने के बाद भी हमें इन मुजरिमों को सजा देने में इतना लंबा चौड़ा वक्त क्यों लगता है? सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और इसकी हेल्प से हम इस तरह के सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। हम ये देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का एग्जैक्टली मतलब क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये जो टेररिस्ट होते हैं इनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से आखिर किससे डील किया जाता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और इस आर्टिकल में एक्सप्रेसली मेंशन है किसी भी पर्सन को उसकी राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब किसी भी पर्सन को उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट जब तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आपको ऐसा करने के लिए ना कहे। अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एग्जैक्टली है क्या? सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में सिर्फ हम एक चीज देखते हैं, अगर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक लॉ को फ्रेम किया है, अब वो लॉ कैसी भी हो उस लॉ को वैलिड कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर एक्सप्रेसली मेंशन है कि किसी भी लॉ को पार्लियामेंट फ्रेम करेगा और उसके लिए उसकी लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग बिल पास किया जाएगा, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाएगा। तो अब इस प्रोसीजर का यूज करके अगर किसी भी लॉ को फ्रेम किया गया है तो उस लॉ को हम वैलिड कंसीडर करेंगे। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कभी भी इस क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज नहीं करता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो लॉ फ्रेम की है क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ रीजनेबल है। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या कोई भी लॉ अगर फ्रेम की गई है तो क्या जिस अथॉरिटी ने उसको फ्रेम किया है उस अथॉरिटी के पास कॉम्पिटेंस थी उसको फ्रेम करने की, और अगर ऐसा था तो वो लॉ कैसी भी हो उस लॉ को वैलिड कंसीडर किया जाएगा। ये बोलते हैं हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब सब कुछ सही चल रहा था, फिर आया ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। ये एक लैंडमार्क केस है। अब इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू बनाई हुई एक लॉ को चैलेंज किया गया। तो इस केस के फैक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया जिसमें एक्सप्रेसली मेंशन था किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है अगर उसकी प्रेजेंस से ये फील हो कि उसकी प्रेजेंस की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। अब इस लॉ को ए.के. गोपालन जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उन्होंने चैलेंज किया क्योंकि इस लॉ के प्रोविजन के अंडर उनकी भी राइट टू पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया गया था और उनको भी डिटेन किया गया था। और जब उनको डिटेन किया गया तो उनको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई, मतलब उनको अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया और उनको बिना किसी वैलिड रीजन के सीधा डिटेन किया गया। उन्होंने आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और ये एलेग किया कि उनका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जैसे फंडामेंटल राइट्स को वैलिड किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंडर उनको इस तरीके से डिटेन करके। इस केस का जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया आर्टिकल 21 आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आपको एग्जीक्यूटिव तब तक नहीं डिटेन कर सकता जब तक किसी लॉ में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं हो।
पर यहाँ जो आपकी डिटेंशन की गई है वो एक वैलिड लॉ के थ्रू की गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जिसको कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने फ्रेम किया था। और आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एक्सप्रेसली मेंशन है, उसमें लॉ ने एक बार अगर कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया तो उसके अंडर आपकी डिटेंशन हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका कोई भी फंडामेंटल राइट उससे वैलिड नहीं होता है। और यहाँ प्रोसीजर का मतलब है जो लॉ ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक बार कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया और उसी प्रोसीजर के तहत आपको डिटेन किया गया था, इस वजह से आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है। और इसमें मेंशन किया गया था अगर कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर है लॉ के थ्रू जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फ्रेम किया है, उसके अंडर किसी पर्सन को इस तरह से डिटेन किया जा सकता है और वो वैलिड डिटेंशन होगी, वो डिटेंशन इनवैलिड नहीं होगी। इस केस के जजमेंट के बाद मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में फिर से इस तरह के एक लॉ को चैलेंज किया गया। इस केस में पेटिशनर का जो पासपोर्ट था उसको जब्त कर लिया गया था और जब उसने रीजन पूछा तो उसको बोला गया इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का पासपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जब्त किया जा सकता है और हम लोगों को उसको हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देने का या उसको रीजन डिस्क्लोज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेटिशनर ने इस केस में इस पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज किया कि इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया जब पेटिशनर का पासपोर्ट जब्त किया गया तो उनको हेयरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई और उनको एक्चुअल रीजन भी मेंशन नहीं किया गया, इस वजह से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है। उसके साथ आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी इंक्लूड होता है, जिस राइट का वायलेशन हुआ है। उसके साथ इंडियन पासपोर्ट एक्ट का ये पर्टिकुलर सेक्शन वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। मतलब आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 3 फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया गया और उसके साथ इस केस को जाना जाता है गोल्डन ट्रायंगल रूल के लिए। के अकॉर्डिंग गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें एक साइड है आर्टिकल 19, एक साइड है 14 और एक साइड है 21। अगर कभी भी पता लगाना हो कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस कंडीशन में अगर आर्टिकल 19, 14 और 21 तीनों आर्टिकल को वो वैलिड नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, अदरवाइज वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब आर्टिकल 14, 19 और 21 एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में ही ये हेल्ड किया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंक्लूड होता है, भले ही वो आर्टिकल 21 में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। अब एक्चुअल में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक लॉ को फ्रेम किया वो लॉ जस्ट भी होनी चाहिए, रीजनेबल भी होनी चाहिए और फेयर भी होनी चाहिए। मतलब उस लॉ में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा इतना इनफ नहीं है कि लॉ फ्रेम करने वाली अथॉरिटी कॉम्पिटेंट हो। इसके साथ ये भी ज़रूरी है जिस लॉ को वो फ्रेम कर रहे हैं वो लॉ आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए और वो लॉ फेयर और जस्ट होनी चाहिए। फेयरनेस का मतलब है जो ऑफेंडर है पहले उसको नोटिस दिया जाए और उसमें एक्सप्रेसली मेंशन हो आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाए गए हैं। उसके बाद उस ऑफेंडर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी दी जाए, मतलब ऑडी अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है। जो ट्राइब्यूनल है, जो कोर्ट है जो केस को डील कर रही है, उसमें जो जजेस बैठे हैं वो इम्पार्शियल होने चाहिए। उसके साथ जो लॉ है उसका करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, मतलब सामने कोई भी हो जो पर्टिकुलर प्रोसीजर लॉ में मेंशन है अगर इस केस को इस तरीके से डील किया जाएगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से ही डील किया जाना चाहिए। तो सिर्फ लॉ बना देना इनफ नहीं है, लॉ फेयर, रीजनेबल और जस्ट होना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से काम नहीं चलेगा, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंक्लूड होना चाहिए। मतलब जो अथॉरिटी है जिसने लॉ बनाई है उसका कॉम्पिटेंट होना ही इनफ नहीं है, उसके कॉम्पिटेंट होने के साथ जिस लॉ को वो फ्रेम कर रहे हैं वो लॉ तुगलक की फरमान जैसा नहीं होना चाहिए, वो लॉ
वो लॉ डिक्टेटरशिप को शो नहीं करना चाहिए, बल्कि वो लॉ एक रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर लॉ होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आखिर डिफरेंस क्या है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का कंसेप्ट जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया है यूके के कॉमन लॉ से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आप सबको पता है आर्टिकल 21 में एक्सप्रेसली मेंशन है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बल्कि ये केस लॉज बाद में केस लॉज के थ्रू जब इस टर्म को इंटरप्रेट किया गया उसके बाद इसको इंक्लूड किया गया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये इंश्योर करता है अगर कोई भी एक्शन लिया गया है एस्टैब्लिश प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो उस एक्शन को वैलिड ही कंसीडर किया जाएगा, भले ही वो एक्शन अनफेयर हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये इंश्योर करता है जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है वो प्रोसीजर फेयर, रीजनेबल होना चाहिए, वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए और सिर्फ प्रोसीजर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया है ये टर्म इनफ नहीं है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन से तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पर लेजिस्लेचर अगर कोई आर्बिट्ररी लॉ को फ्रेम करते तो उससे कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। भी इनकॉम्पिटेंट लेजिस्लेटर लॉ को फ्रेम नहीं करेगा और उसके साथ इसमें ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो लॉ फ्रेम की गई है वो फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। एस्टैब्लिश बाय लॉ कोर्ट को लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की पावर प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ कोर्ट का काम होता है सिर्फ ये इंश्योर करना जिस लेजिस्लेचर ने लॉ को फ्रेम किया है वो लेजिस्लेचर लॉ फ्रेम करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पर अगर जो लॉ फ्रेम की गई है वो आर्बिट्ररी है तो उस कंडीशन में उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट के पास वाइड जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं। इसमें कोर्ट ये भी देख सकता है कि क्या लॉ फ्रेम करने वाली अथॉरिटी कॉम्पिटेंट थी और उसके साथ अगर कोई लॉ अनफेयर है तो उसको वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का जो स्कोप है वो नैरो है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो स्कोप है वो वाइडर है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव आपको उसी बेस पे डिटेन कर सकता है अगर किसी लॉ ने उसको पावर दी है, अदरवाइज वो आपको ऐसे किसी भी केस में अंदर नहीं कर सकता। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आपको एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्ररीनेस के साथ साथ लेजिस्लेचर की आर्बिट्ररीनेस से, मतलब अगर लेजिस्लेचर को आपने लॉ बनाने की पावर दी है तो उस कंडीशन में वो उस पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। इस चीज को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंश्योर करता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इस चीज को चेक नहीं करता कि जो लॉ एस्टैब्लिश की गई है वो आर्बिट्ररी है या नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस चीज को भी चेक करता है कि जो लॉ एस्टैब्लिश की गई है वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए और वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करें। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन है आर्टिकल 21 के अंडर, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू, केस लॉज के थ्रू इंक्लूड किया गया है, बट आज भी ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सिर्फ एस्टैब्लिश प्रोसीजर की एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस चीज को भी इंश्योर करता है कि प्रोसीजर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे किसी पर्सन की ह्यूमन डिग्निटी अफेक्ट ना हो और पर्सन की ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स इन सबको इंश्योर किया जा सके। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था जो प्रिजनर्स हैं उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं और वो कैदी हैं, वो प्रिजनर हैं, सिर्फ इस वजह से उनका राइट टू लीव लाइफ विद डिग्निटी को अफेक्ट नहीं किया जा सकता। फ्रांसिस कॉरेली म्यूलिन वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली 1981 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कस्टडी में जो वायलेंस की जाती है ये आर्टिकल 21 में दिए हुए फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट हम इसको फॉलो करते हैं और ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या इस तरह के केस होते हैं इसमें सजा देने में इतना लंबा टाइम इसीलिए लग जाता है क्योंकि हम दूसरे पर्सन को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं
उसके बाद अपील का राइट उनके पास भी होता है। उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मर्सी पेटिशन है और कुछ और लूप होल्स हैं, उसका भी वो फ़ायदा उठाते हैं और इस वजह से सारे सबूत खिलाफ होने के बाद भी जो टेररिस्ट हैं या इस तरह के क्राइम है, क्रिमिनल्स को सज़ा देने में हमें इतना लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में हम इंक्लूड करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भले ही एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट उसको फॉलो किया जाता है। सो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून्ड टू लव इट फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच।